नमस्कार, मैं एसएन सिंह, बीपीएससी पीएससी करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स से रिलेटेड हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल की चर्चा मैंने किया था, आज ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक की दृष्टि से हाल के दिनों में क्या चीज चर्चा में रहे, खासकर जनवरी 2022। तो टॉपिक ये है कि ज्योग्राफी करंट में, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पर प्रकाशित होता है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, फिर उत्तर भारत में शीतलहर आज तक भी है। अब इसका प्रभाव लानीना है, इसके कारण लानीना के चलते ये सब हो रहा है क्या है। और बांध सुरक्षा बिल पिछले महीने पारित किया गया था, अब उसका क्या परिप्रेक्ष्य है और क्यों पारित किया गया, लंबे समय से लंबित रहा था। और उसी में हाल के दिनों में मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के भी चर्चा में रहा। ये आने वाले एग्जामों में बीपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है। और एक बिहार से रिलेटेड है कि बिहार के बांका मंदार पर्वत के इलाके में बिहार सरकार मोर अभयारण्य बनाने पर सोच रही है। और एक सेब का किस्म बिहार में उत्पादन करने पर जोर दिया जा रहा है। कुछ जिलों में इसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन सेब का जो किस्म है हरमन 99, और इसको बिहार में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की बिहार सरकार सोच रही है। कुछ जिलों में प्रोजेक्ट के रूप में शुरू भी किया गया है। अब जहां तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, अब एक जनरल क्वेश्चन पीटी में हो सकता है कि इसरो या भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये पीएमओ के अधीन कार्य करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में आप जान लीजिएगा कि पहले प्रधानमंत्री सचिवालय था प्रधानमंत्री नेहरू के समय, आगे चलकर के ही यह पीएमओ कहलाया। और यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, मोरारजी देसाई के समय में प्रधानमंत्री जब वो थे तो उनके समय में पीएमओ कहलाया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय के जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसरो का क्या आने वाले समय में मिशन की बात है उसको संसद में एक तरह से रूपरेखा खींचा था। और एक पटना एनआईटी के साथ इसरो ने कांटेक्ट किया और पटना में एनआईटी में एक इसरो का सेंटर बनाया जाएगा। तो इसकी भी चर्चा रहेगी। और एक डीआरडीओ, हाल के दिनों में प्रलय का पहला परीक्षण किया गया और दूसरा ब्रह्मोस का नया संस्करण, आधुनिकतम संस्करण का परीक्षण किया गया। और एक इंटरनेशनल लेवल में अगर देखा जाए तो फिलीपींस को भारत 3 ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा पहली बार। तो यानी ये फिलीपींस पहला देश होगा जिसको भारत ब्रह्मोस देगा। तो इसकी भी चर्चा। और 16 जनवरी 2022 कोविड-19 टीकाकरण की 1 साल पूरे हुए और 30 जनवरी 2022 तक 75% लोगों को टीकाकरण हो चुका है। और इसी में क्रम है कि पहला टीका किसको दिया गया, बिहार में पहली टीका किसको दिया गया। और इस तरीके से टीकाकरण का और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में भी हो सकता है। और एक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्या योगदान, अपनी प्रतिबद्धता जो दिखाया है वो अभी पूरा कर लिया। और 150 गीगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भारत कर चुका है, जो 2022 तक 175 गीगावाट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और एक 5G नेटवर्क, जिसके चलते कुछ दिन पहले तक बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है रद्द कर दिया गया था, उसको लेकर के चर्चा में था।
और दूसरा कि अभी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट जो पेश किया गया है तो कहा गया है कि 2022 में 5G नेटवर्क भारत शुरुआत करेगा। तो इस सब की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो हर 2 साल पर प्रकाशित होता है, 1987 से प्रकाशित हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किया और यह रिपोर्ट जो है देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया था। तो कभी कभी बीपीएससी में यह भी क्वेश्चन होता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। और हाल के दिनों में महाबोधि वृक्ष को लेकर के भी, जैसे कि मैंने हिस्टोरिकल में एक दिन चर्चा भी किया था कि जैसे महाबोधि वृक्ष को लेकर के कई बार जनवरी पिछले 2021 में और जुलाई 2021 में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के वैज्ञानिकों ने ही उसकी जांच की थी और कहा था कि बोधि वृक्ष जो है सही है। अब राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश के कुल 33% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। और जो नया रिपोर्ट आया है कि देश का वन क्षेत्रफल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है तथा ट्री कवर यानी पेड़ों का आवरण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और इस प्रकार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। सिर्फ वन का क्षेत्रफल जो है 21.71%, 21.71% है, जबकि ट्री कवर 2.91% यानी 24.62% है। लेकिन सिर्फ वनों का प्रतिशत जो है यह है एक 21.71%। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र। लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वन मिजोरम में है, वह है 84.53%। बिहार में तब वन प्रतिशत इसके दृष्टि से क्या है वन रिपोर्ट के अनुसार? तो 7.84% यानी 7381 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में जबकि हरित आवरण का जो परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो ये 15% से अधिक है। झारखंड में वन प्रतिशत 29.76% यानी 23,721 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर में है, पहला कैमूर यानी भभुआ, दूसरा जमुई, तीसरा नवादा। जबकि सबसे कम वन क्षेत्र जो है शेखपुरा में है 0.17%। दूसरा सबसे कम में है बक्सर और सिवान ज्वाइंट रूप में है, यह है 0.35%। और तीसरा है गोपालगंज 0.42%। तो ये वन का रिपोर्ट जो है, वन की स्थिति का रिपोर्ट जो है भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में इतना याद रखना होगा। ये बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 का विश्लेषण करते हुए बिहार की स्थिति प्लस वनों के लाभ, तो वनों के लाभ से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब उत्तर भारत में जो शीतलहर की बात है, हाल के दिनों में पिछले 2 महीने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इसका मूल कारण है जलवायु परिवर्तन प्लस लानीना का प्रभाव। इस स्थिति का अहम कारण है जलवायु परिवर्तन के चलते प्रशांत महासागर में हुए मौसम के बदलाव की वजह से लानीना का प्रभाव। दरअसल मौसम के चक्र में पेरू तट पर प्रशांत महासागर की भूमिका अहम है और इसमें 2 शब्द है, एक होता है एल नीनो, इस सब स्पेनिश भाषा का शब्द है, और दूसरा है ला नीना। तो एल नीनो जो है ठंडी जलधारा है और ला नीना जो है गर्म जलधारा है, और वहां के मछुआरों ने नाम रखा था एल नीनो और ला नीना, स्पेनिश भाषा का शब्द है। तो इसका असर पूरी दुनिया के जलवायु पर पड़ता है
और आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए उत्तरदायी है। पूरी दुनिया के वर्षा चक्र तापमान में बदलाव लाता है ये पूरी प्रक्रिया। वायु संचरण प्रणाली पर भी पड़ता है। जहां ला नीना ठंडे प्रभाव का परिचायक है, वहीं एल नीनो भीषण गर्मी या सूखा का प्रतीक है। तो हाल के दिनों में देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भीषण सूखा, यूरोप में भीषण गर्मी, भीषण सूखा, भारत में भी। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रशांत महासागर पेरू तट पर ही ज्योग्राफिकल कारण है इसके लिए। ला नीना में प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, विषुवत रेखा वहीं से इक्वेटर गुजरता है, गर्म पानी की सतह पर हवा पश्चिम की ओर बहती है। नतीजन गर्म पानी में हलचल होने से ठंडा पानी सतह पर आ जाता है। इससे पूर्वी प्रशांत क्षेत्र सामान्य से काफी गर्म हो जाता है। पश्चिम की ला नीना के प्रभाव से होता है। ला नीना के चलते सर्दियों में तेजी से हवा बहने पर भूमध्य रेखा और उसके आसपास का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इससे महासागर का तापमान समूची दुनिया के मौसम को प्रभावित कर देता है। इसके कारण बारिश, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति पैदा होती है। हमारे देश में जाड़े के दिनों में ला नीना के चलते भूमध्य सागर में पैदा पश्चिमी विक्षोभ, ये जो हो रहा है अभी, आज की भी स्थिति यही है कि कल ओले पड़े हैं, कहीं खूब बारिश हुई है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो रहा है। उत्तर और दक्षिण में निम्न दाब बनता है, जिसके चलते देश में भारी बारिश और बर्फबारी होती है और यह शीतलहर के प्रकोप का कारण बनता है। तो ये ला नीना के चलते ही सब हो रहा है। जो भी है सब ज्योग्राफिकल। तो कहा जाता है कि ज्योग्राफिक करंट कैसे होगा, तो अभी सब लोग अनुभव कर रहा है तो शीतलहर के प्रकोप से। तो इसका ज्योग्राफिकल फेनोमेना है ये। उसके बाद अभी हाल में एक बर्फीला तूफान भी आया है पूर्वी अमेरिका में, और उस तूफान का नाम है केनान। उसी प्रकार बिहार के बांका मंदार पर्वत में मोर अभयारण्य बनाने का बिहार सरकार का लक्ष्य है। और एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बिहार में सेब का उत्पादन करने की बात हो रही है और कई जिलों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू है। और उस किस्म का नाम है, कहीं बीपीएससी पूछ देगा कि हरमन 99 क्या है, किसका किस्म है, तो ये सेब का है, एप्पल का है। तो बिहार में भी कई जिलों में उत्पादन करने की बात हो रही है। अब एक है बांध सुरक्षा बिल 2019, डैम सेफ्टी बिल 2019। चूंकि ये लंबे समय से लंबित विधेयक रहा था, चूंकि बांधों को लेकर बड़ा विवाद होता रहा है, तो 2 दिसंबर 2021 को ये पारित हो गया संसद से। लोकसभा में बहुत पहले ही पारित हो चुका था। तो डैम सेफ्टी बिल 2019 की क्या विशेषताएं हैं? तो यह बिल देश भर में निर्दिष्ट बांधों की चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रावधान करता है। इस बिल के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी बनेगा। उसी तरीके से राज्य स्तर पर भी राज्य बांध सुरक्षा कमेटी और राज्य बांध सुरक्षा अथॉरिटी बनेगा। बिल देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होगा। राज्यों के भीतर बहने वाली और राज्यों के बीच बहने वाली, कई राज्यों के बीच बहने वाली दोनों प्रकार के नदियों के बने बांध को भी इसमें शामिल है। सवाल उठता है कि क्या संसद को राज्य के भीतर बहने वाली नदियों पर निर्मित बांधों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? यहाँ पॉलिटी आ गया। तो ये है संविधान में कि आर्टिकल 252 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बना सकती है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य उस विषय पर संसद से कानून बनाने के प्रस्ताव करें, आर्टिकल 252 के तहत। तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत पहले संसद से प्रस्ताव 2007 में किया था बांध सुरक्षा बिल प्रस्तावित करने के लिए, और तब 2010 में एक बिल लाया भी गया था
लेकिन 15वीं लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह बिल 2010 में ही लैप्स हो गया था। इसके बाद आगे चलकर बांध सुरक्षा बिल 2019 लोकसभा में 2 अगस्त 2019 और राज्यसभा में 2 दिसंबर 2021 को पारित कर दिया गया। ये क्वेश्चन हो सकता है कि बांध क्या होता है, किसे कहते हैं, डैम किसे कहते हैं। तो बांध नदियों पर बने कृत्रिम अवरोधक होते हैं, यानी पानी को स्टोर करते हैं जो सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जलापूर्ति में मदद करता है। भारत में बड़े बांध उन बांधों को कहते हैं जो 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। भारत बड़े बांधों के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध क्या है, तो उरेक बांध है जो बक्स नदी पर ताजिकिस्तान में है। 300 मीटर ऊंचाई पर ऊंचा है, इसका ऊंचाई है। और इस तरीके से उरेक बांध ताजिकिस्तान में सबसे ऊंचा बांध है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध तो उत्तराखंड में है। ये भाखड़ा, देखिए भाखड़ा पर बहुत कंफ्यूज लोगों को आज भी होता है कि लोग आज भी मानते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध ही भारत का सबसे ऊंचा बांध। आज जनरल किताबों में यही बात मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2008 में ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड के टिहरी बांध को किया, उद्घाटन किया, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। जबकि याद कीजिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई 224 मीटर ही है। तो इस तरीके से ये कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। जनरली आजकल ये क्वेश्चन गलत लोग करते हैं। तो आज टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इस तरीके से बांधों पर, पुराने बांधों पर बहुत चर्चा भी हाल के दिनों में रहा। यूएनओ भी कहा है कि पुराने बांध खतरे में हैं, बहुत सारे बांध। अब बांधों को लेकर के एक मूला पेरियार बांध चर्चा में रहता है हमेशा, और हाल के दिनों में उसके जल ग्रहण क्षेत्र में 15 जलाशय के, मूला पेरियार जलाशय के पास ही 15 पेड़ों को काटने का मंजूरी हुआ था, जिसको लेकर विवाद हुआ था केरल और तमिलनाडु के भी। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मूला पेरियार बांध का जल स्तर 139.10 फीट करने 139.50 फीट होना चाहिए ऐसा कहा, जबकि केरल सरकार चाहती है कि 139 फीट से नीचे हो। ये मूला पेरियार बांध बार बार चर्चा में क्यों रहता है? तमिलनाडु और केरल के बीच का विवाद, ये ब्रिटिश काल का ये विवाद देन है, क्योंकि एक समय मद्रास प्रेसिडेंसी और दूसरे तरफ त्रावणकोर रियासत। तो मद्रास प्रेसिडेंसी अपना वर्चस्व दिखाते हुए त्रावणकोर रियासत से एक तरह से दबाव बना करके उसके जमीन पर एक बांध बनवाया और फायदा अपने लिया मद्रास प्रेसिडेंसी में। और वही विवाद तमिलनाडु और आज के डेट में त्रावणकोर जो है केरल बन गया, उसका विवाद हो गया। तो मूला पेरियार बांध केरल के मुलायर एवं पेरियार नदियों के संगम पर है, जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के बीच 1886 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत 1895 में सर्वेनी कुक के निर्देशन में मूला पेरियार बांध बना था। यह बांध त्रावणकोर रियासत के जमीन पर बना था, जो आज का केरल है, लेकिन मालिकाना हक मद्रास प्रेसिडेंसी को दिया गया, यानी तमिलनाडु को दिया गया, और इसके लिए एक 999 वर्ष का लीज भी रखा गया। 1886 के संधि के तहत प्रावधान था कि मूला पेरियार बांध अगर ढह जाए तो उस स्थिति में इसके कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र में जो भी उपजाऊ जमीन है, यानी आने वाले 80,000 एकड़ जमीन वापस
श्रावण को रियासत को मिल जाएगा, यानी वर्तमान केरल को मिल जाएगा। और केरल और तमिलनाडु का यही विवाद है। केरल का कहना है कि बांध बहुत पुराना हो गया है और भूगर्भवेत्ता भी कहते हैं कि भूकंप की स्थिति यहाँ बन सकती है और बांध पुराने से जानमाल की हानि हो सकती है, ढहने से बाढ़ आती है। केरल में वैसे भी बाढ़ आता है इन्हीं सब के चलते। तो केरल सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं बांधों को खत्म कर दिया जाए। अगर बांध खत्म हो जाएगा तो उसका लालच है कि उपजाऊ जमीन हमको मिल जाएगा। और तमिलनाडु चाहता है कि हमको 80 एकड़ जो जमीन मिला है उसके इलाके से, उस मुल्ला पेरियार बांध से हमको जो फायदा होता है, हमारे इलाके में जल सिंचाई सुविधा मिलती है और बिजली उत्पादन होता है, उसका क्या होगा। और इसी के चलते 1960 के दशक में ये दोनों राज्यों के बीच विवाद पूरी तरह से आसमान पर आ गया और तब केंद्रीय जल आयोग के समक्ष भी मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया। एक बार सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, अब तमिलनाडु चाहता है कि उस बांध की ऊंचाई, एक तो केरल कहता है कि 139 फीट भी नहीं रहना चाहिए, इस बांध को हटाइए, और उधर तमिलनाडु सरकार चाहती है कि 142 फीट ऊंचा किया जाए और केरल कहता है कि नहीं, इससे नीचे रहा जाए, ये बांधे को हटाइए। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट 2014 में एक बार फैसला दे दिया बहुत पहले कि नहीं 142 फीट रखा जाए और बांध बनाया जाए। तमिलनाडु के पक्ष में फैसला दे दिया। तब केरल सरकार ने एक बार क्या किया कि अपने विधानसभा में बांध सुरक्षा बिल पारित कर दिया। बांध सुरक्षा रख रखाव बिल 2006 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि देश राज्य के जितने पुराने बांध है हम उसको ढाहेंगे, गिराएंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो उसमें जब राज्य के जितने बांध है तो उसमें मुल्ला पेरियार बांध भी आ गया। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट 2014 में इसको रद्द कर देता है। तो ये सब उस समय से लेकर, और कहा कि एक निगरानी कमेटी बना दिया सुप्रीम कोर्ट कि समय समय पर इसकी जांच, इसकी सुरक्षा स्थिति को देखा जाए। तो इस तरीके से मुल्ला पेरियार बांध जमीन किस केरल का, बांध तमिलनाडु का, यह अटपटा लग रहा है, इसीलिए केरल को यह रास नहीं आता है। तो यह मुल्ला पेरियार बांध, अब डैम सेफ्टी बिल के बन जाने से भारत में बहुत सारे बांधों पर लेकर विवाद है। बिहार का ही 1975 में बना फरक्का बांध को लेकर के विवाद है, जिसके चलते बिहार में बाढ़ आने की हमेशा खतरा बना रहता है। बाणसागर बांध को लेकर के भी हमेशा बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीच विवाद होते रहता है। बहुत सारे बांधों को लेकर के हमेशा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड जनवरी का ये सब चीज चर्चा में रहा। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से जहां तक बात है, तो सबसे पहले एक चीज की मैं चर्चा कर दूं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि भारत में 1901 के बाद 2021 पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा। इसके पहले 2009, 2010, 2016 और 2017 सबसे गर्म वर्ष था। तो ये याद रखना होगा। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और इसरे जैसा कोई नहीं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 और इसका मुख्यालय बनाया गया बेंगलुरु, कर्नाटक, और बेंगलुरु के पास ही इसका नियंत्रण केंद्र प्रक्षेपण का उपग्रह का नियंत्रण केंद्र वहीं के नजदीक, बंगलोर के ही नजदीक हासन केंद्र में बनाया गया। लेकिन इसका प्रक्षेपण केंद्र जो है श्रीहरिकोटा 1969 में बना। आगे चलकर 2003 में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कर दिया गया। वहीं से भारत का प्रक्षेपण होता है विभिन्न उपग्रहों का। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि इसरो का, यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की भावी रणनीति क्या है,
तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और 2023 तक भारत मानव रहित गगनयान भेजेगा और इसके पहले 2 मानव रहित यान मिशन भी भेजे जाएंगे 2022 में। आगे का लक्ष्य है शुक्र मिशन और सूर्य मिशन यानी आदित्य मिशन और चंद्रयान 3 पर भी काम हो रहा है। 2022 में ये सब होगा। और इसरो के जो चेयरमैन थे कुछ दिनों तक वे हट गए, के सिवन। अब उनके स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ बनाए गए हैं। जनवरी 2022 में इसरो पटना के एनआईटी में इसरो का एक सेंटर स्थापित करने पर एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो इसरो का भारत के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, रक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रसारण, आईटी, हर क्षेत्र में इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। प्राकृतिक आपदा से बचाने में या विश्व में अपना एक अलग छाप इसरो छोड़ता है, क्योंकि मंगलयान भारत विश्व का पहला देश था जिसने पहले ही उड़ान में मंगल अभियान किया था 2013-14 में। 14 में वो पहुंच चुका है, चंद्रमा से मिल गया था। मंगल पर पहुंच गया था। तो मंगलयान करने वाला पहले ही उड़ान में भारत बहुत कम खर्च में विश्व का पहला देश था। कई देश भी मंगलयान किए हैं, लेकिन कई बार असफलता के बाद, लेकिन भारत विश्व का पहला देश है जो पहले ही उड़ान में मंगल अभियान किया था। और इस तरीके इसरो की बहुत सारी उपलब्धि है। अब निजी क्षेत्र में भी छोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष सहयोग का भी गठन हुआ है, संगठन का भी गठन हुआ है। तो इस तरीके से इसरो की बात। अब एक है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 12 मई 1958 को मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो डीआरडीओ दिसंबर 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया, जो 150 से 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। और इसका पहला परीक्षण किया उड़ीसा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। दूसरा जनवरी 2022 में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नया संस्करण का परीक्षण वहीं से किया उड़ीसा तट पर। और यह जो है 290 किलोमीटर मारक क्षमता पहले था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 450 किलोमीटर मारक क्षमता कर दिया गया है। और यह स्थल, जल और वायु तीनों क्षेत्र सेना को सुपुर्द कर दिया गया है। अब हाल में भारत विश्व में फिलीपींस को ब्रह्मोस का तीन ब्रह्मोस का मिसाइल भेजने के लिए समझौता किया है और एक ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात भी कर दिया है। ब्रह्मोस नाम पड़ा है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्कवा नदी के संक्षिप्त नाम पर। भारत और रूस की यह संयुक्त परियोजना है ब्रह्मोस। अब 16 जनवरी टीकाकरण अभियान की, कोविड-19 महामारी के टीकाकरण अभियान की साल भर हुआ, 1 साल पूरा हुआ। और तब तक 16 जनवरी 2022 तक 1.5 करोड़ टीकाकरण हो चुका था। लेकिन जनवरी 2022, 30 जनवरी 2022 तक 166 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका था, यानी 75% टीका का डोज दिया जा चुका था देशवासियों। और कई देशों को भारत ने टीका भेजा भी। तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि पहला टीका भारत में किसको दिया गया था? तो हेल्थ वर्कर को दिया गया था, सफाई कर्मी को दिया गया था, डॉक्टरों को दिया गया था। तो सबसे पहला टीका अगर एक लिया था तो दिल्ली एम्स के मनीष कुमार को दिया गया था, सफाई कर्मी थे। और बिहार में पहला टीका जो दिया गया था
वह दिया गया था आईजीएमएस पटना के सफाई कर्मी राम बाबू को दिया गया था। और झारखंड में पहला टीका जो दिया गया था वह नर्स मरियम को दिया गया था। तो इस तरीके से तो पहला टीकाकरण 16 जनवरी 2021 सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दिया गया। फिर दूसरा चरण 1 मार्च 2021 ये 60+ वालों को दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लिए थे दूसरे चरण में। तीसरा चरण 1 मई को 18+ को दिया गया और 21 जून से अब तक जून के पहले टीकाकरण राज्यों के जिम्मा में था, लेकिन 21 जून से भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मुफ्त टीका दिया जाएगा और ये केंद्र इसकी जिम्मा ले लिया, यानी केंद्र सरकार टीकाकरण का कमान संभाल लिया था। और चौथा चरण 3 जनवरी 2022 को 15+18 वर्ष के बच्चों को दिया गया। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि देश में सबसे पहले टीकाकरण करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश और दादर नागर हवेली थे। और इस अब हो सकता है कि जनवरी 2022 तक बिहार में कितना टीकाकरण हुआ, तो 11 करोड़ लोगों को टीकाकरण हुआ। अब एक स्वच्छ ऊर्जा 2030 तक स्थापित 40% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत अथक प्रयास के कारण 30 नवंबर 2021 को ही 40% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। 2021 में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता 150.54 गीगावाट हो गया है, जिसमें सौर ऊर्जा का 48.5 गीगावाट, पवन ऊर्जा का 40.03 गीगावाट, छोटे पन बिजली का 4.83 गीगावाट, बायो ईंधन 10.62 गीगावाट, बड़े पन बिजली 46.51 गीगावाट और नाभिकीय ऊर्जा 6.78 गीगावाट। अगर इस सबको मिला लीजिएगा तो 157.32 गीगावाट भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का हो गया। और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 33 से 35% का उत्सर्जन कार्बन तीव्रता का लक्ष्य रखा गया है और इस तरीके उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा कि बिहार का क्या लक्ष्य है, क्योंकि बिहार भी सोलर एनर्जी पर जोर दे रहा है। इसमें 250 बिहार का लक्ष्य है कि 250 मेगावाट सोलर पनबिजली उत्पादन करने पर काम हो रहा है, जिसमें भागलपुर के पीरपैंती और लखीसराय के कजरा और जमुई और बांका में भी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। जहां तक बिहार में बिजली खपत की बात है तो 2005 में 700 मेगावाट बिजली खपत होती थी, वर्तमान में बढ़कर 6700 मेगावाट हो गई है। इस तरीके से ये चीज है। अब एक 5G 5वीं पीढ़ी नेटवर्क 5th जनरेशन नेटवर्क की बात थोड़ी से किया जाए। 5वीं पीढ़ी के 5G नेटवर्क के आने से तकनीक की वर्तमान स्पीड 20 गुना बढ़ जाएगी और तेज हो जाएगी। और इस चर्चा में क्यों था, तो बजट 2022 में 5G की बात किया गया कि 2022 में इसको लॉन्च किया शुरुआत हो जाएगी। और उसके पहले जनवरी में घोषणा हुई कि अमेरिका अपने हवाई उड़ान जो शुरू करेगा उसमें 5G तकनीक के चलते अमेरिका 5G तकनीक लॉन्च करने जा रहा है, जिसके चलते कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को बंद कर दिया गया। यह उड़ानों पर असर पड़ा था, कई रद्द भी किया, क्योंकि आशंका है कि नई 5G मोबाइल फोन सेवा विभाग प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकती है, जिससे हादसे भी हो सकते हैं। ये विमान प्रौद्योगिकी को तबाह कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 5G नेटवर्क के कारण विमान के रेडियो अल्टीमीटर यानी रडार
अल्टीमीटर, इंजन, कम्युनिकेशन और ब्रेक सिस्टम में दिक्कत खड़ा हो सकती है। इससे रनवे पर फ्लाइट लैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। और दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। तो एक सवाल है कि 1G कब शुरू हुआ? तो 1980, 2G 1990, 3G 2000 ईस्वी, 4G 2010 और 5G हाल के दिनों में शुरू हो गया। और 2015 से इस पर काम होना शुरू हो गया था। और इस तरीके से इसमें बहुत सारे आंकड़े मैंने बताया, ये सब आपको आने वाले एग्जामों में, मेंस में भी काम करेगा। तो इस तरीके से पीपीएससी पीटी के परिप्रेक्ष्य में इतना। और एक चीज और बता देते हैं कि भारत दवा निर्माण करने में दुनिया में 3रे स्थान पर है। तो इस तरीके से आज के क्लास का हम समापन करते हैं। नमस्कार।